हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेएस एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो इसमें हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करती है, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। इसमें हम बहुत सारे लॉज भी पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के बारे में बात करेंगे। प्लस यहाँ पे बहुत सारे जो है फॉर्मूले भी रहेंगे, जिन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हम करेंगे। तो वन बाय वन हम सारी चीजें करने वाले हैं इसमें। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे चैप्टर की आउटलाइन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की जो आउटलाइन है उसमें जो मेन टॉपिक्स हैं, यानी कि जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे होने वाला है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मेनली पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। फिर हम सर्किट डायग्राम समझेंगे, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है और उसमें कौन कौन से सिंबल्स अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, फिर बात आएगी ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, उसमें बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। फिर उसमें हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है। ठीक है, किसी वायर के अंदर। फिर रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसे होता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है। फिर बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट्स की। तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है और जूल्स लॉ हीटिंग पे कौन कौन सी डिवाइस जो है वो बेस्ड होती हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पावर में हम इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला देखेंगे, इसका छोटा सा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करेंगे। प्लस लास्ट में सबसे एंड में चैप्टर के जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है कम से कम 2 या 3 पार्ट में होने वाली है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो हमें जो है 2 या 3 पार्ट में इसको करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो टॉपिक है सेक्शन 11.1 वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट यहाँ पे टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे इस सेक्शन में और फिर सर्किट के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उससे पहले लेकिन हम जान लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी जो है एक टाइप की एनर्जी होती है। ठीक है, ये काफी कंट्रोलेबल और कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये हम सभी को पता है। इसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी चीज जो है रन करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो हम सभी को पता है कि जब पानी फ्लो करता है तो उसको वाटर करंट बोलते हैं। जहां पे हवा फ्लो करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो उसको हम एयर करंट बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट में बेसिकली होता क्या है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, यानी कि अगर किसी कंडक्टर में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे, है ना, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसके लिए जो मीडियम होता है वो कंडक्टर्स होते हैं, बेसिकली मेटल के वायर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल जो है ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि जैसे एक टॉर्च में इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो करता है, तो जब उसमें एक सेल हो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सके वायर में ताकि उसमें करंट फ्लो करे। लेकिन उससे पहले उसको स्विच ऑन किया जाए, तो जब भी इसको स्विच ऑन किया जाए तो सेल होने के बावजूद, सेल होने के कारण उसमें जो है करंट फ्लो करता है और बल्ब जो है वो जल जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें क्वेश्चन ये उठ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट में ये चार्ज क्या है। ठीक है, तो जैसे किसी भी मैटर का फंडामेंटल जो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मास होता है, वैसे ही मैटर में जो है मास के साथ साथ इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। यानी कि अगर मास है तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज भी होगा। कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। हम सभी को पता है कि कोई भी मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बनते हैं, ये बनते हैं एटम से। ठीक है, और एटम किससे बनता है, एटम बनता है न्यूक्लियस प्लस उसके चारों तरफ जो पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली, है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस में नेट चार्ज पॉजिटिव होता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट्स में ऐसे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब होता क्या है कि एक और अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम रब करें या फिर टच करें तो क्या होता है कि इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाते हैं इसमें। ठीक है, और इस पे जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरी बॉडी में गए तो होता क्या है कि इसके फ्री इलेक्ट्रॉन इधर गए, यानी कि यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो घूम रहे थे वो अब इधर चले गए, यानी कि अब इस पे नेट चार्ज नेगेटिव इस पे हो गया और इस पे नेट चार्ज पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से इस बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज बोल देते हैं और इसको नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ। तो यहाँ पे जो चार्ज है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, जब किसी वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाए कि उसमें एक लोड हो, यानी कि एक बल्ब टाइप का कुछ हो, रजिस्टर्स भी हो सकते हैं, एक वहां पे बैटरी हो या एक सेल हो,
वहां पे एक स्विच हो या फिर एक की हो और एक एम्प मीटर हो, ठीक है। तो इस तरीके से हो और ये स्विच यहाँ पे ऑन हो, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो यहाँ से जब करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करेगा और वो यहाँ पे बल्ब के फिलामेंट से भी होके जाएगा, तो बल्ब का जो फिलामेंट है वो ग्लो करेगा, उसी से बल्ब जो है लाइट देता है। और इसका कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम एमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें कब होंगी, जब ये सर्किट क्लोज्ड होगा, यानी कि स्विच ऑन होगा। अगर यहाँ पे इसको स्विच ऑफ किया जाए तो ना तो इसमें करंट फ्लो करेगा, ना ही इसमें बल्ब ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो बैटरी का काम है वो बैटरी तभी करेगी जब सर्किट कंप्लीट हो। भले बैटरी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करे, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो तभी क्रिएट होगा ना जब यहाँ पे सर्किट क्लोज होगा। सर्किट पूरी तरह से क्लोज नहीं है, यानी कि यहाँ पे कुछ ओपन है, की यहाँ पे इंसर्टेड नहीं है, इसको हटा दिया गया है, तो ये स्विच ऑफ कंडीशन है। तो उस केस में बल्ब जो है नहीं जलेगा, चाहे आप कितनी भी पावरफुल बैटरी यहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। तो जब तक सर्किट क्लोज नहीं है तो इलेक्ट्रिक सर्किट को हम कंप्लीट नहीं बोल सकते। इसी वजह से ये जो क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ है, इस पे थोड़ा सा फोकस किया गया है कि क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो डायरेक्शन ऑफ करंट में क्या होता है, जो मेटेलिक वायर्स होते हैं, यानी कि जिनको हम कंडक्टर्स भी बोल सकते हैं, तो उनमें एक्चुअल में जो है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ट्रेवल करेंगे, यानी कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इधर से ऐसे जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, जबकि जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की वो इसके जस्ट अपोजिट होती है, क्योंकि वो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ मूव करती है ना। तो ये जो करंट है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। फिर बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्मूले पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो इसमें ये जो Q है ये चार्ज है और ये टाइम है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब कि एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का एक एंड इधर है, एक एंड इधर है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि सपोज 1 कूलम का चार्ज है और 1 सेकंड के लिए फ्लो कर रहा है, तो इसको हम बोल देंगे 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्योंकि आई जो करंट है उसको एम्पियर से डिनोट करते हैं, चार्ज को कूलम से डिनोट किया जाता है और टाइम को सेकंड में, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी आप बोल सकते हो। इसमें यूनिट्स की बात करें तो जो कूलम की एसआई यूनिट होती है, सॉरी जो चार्ज की एसआई यूनिट होती है वो कूलम होती है। वैसे तो चार्ज की काफी सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट होती है, यानी कि जो यूनिवर्सल यूनिट है जो कि सभी कंट्रीज में फॉलो की जाती है, वो है कूलम। और ये काफी बड़ी यूनिट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज की जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल यहाँ पे क्वांटिटी होती है, वो होती है 1e। 1e किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लगभग 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक्चुअल में ये होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे इलेक्ट्रॉन एक कूलम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज एक कूलम के अंदर आ सकता है। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला यहाँ पे ये है, Q इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो Q अपॉन E हो जाएगा। Q अपॉन E मतलब 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 और 6.25 इंटू 10⁻18, ये प्लस 19 होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऊपर चला गया। तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक कूलम के अंदर आ सकते हैं। तो ये काफी बड़ी यूनिट हुई यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज। अब एम्पियर की बात करते हैं। ऊपर हमने देख लिया कि 1 एम्पियर जो है 1 कूलम पर सेकंड के बराबर होता है, तो वही है यहाँ पे। तो एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है। सब यूनिट्स की बात करें तो मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर यहाँ पे होती हैं। मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर कब यूज की जाती है? जब किसी सर्किट में बहुत ही कम, यानी कि बहुत छोटी क्वांटिटी में करंट फ्लो हो रहा हो। तो ऐसा कब होता है? ऐसा होता है सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जैसे कंडक्टर होते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो कर पाते हैं, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो नहीं कर पाते। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो इंसुलेटर्स की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे उनको थोड़ी सी हीट दी जाती है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के, उनको थोड़ी सी इंटरनल एनर्जी मिलते ही वो फिर कंडक्टर्स की तरह काम करने लगते हैं, ठीक है। तो उनकी जो कंडक्टिविटी है, तो वो सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर से कम होती है, लेकिन वो इंसुलेटर से थोड़ी ज्यादा होती है। तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ करंट है वो थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे
करंट कम फ्लो करता है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर्स में हाई रेजिस्टेंस की वजह से कम करंट फ्लो करता है, तो वहां पे ये यूनिट्स यूज की जाती है। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं एमीटर। ठीक है, एमीटर इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे आपको ये दिखेगा, मीटर में ए लिखा हुआ है कैपिटल में, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेकर 50 एम्पियर तक है। ठीक है, तो एमीटर को जो सर्किट होता है, एमीटर को सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। यानी कि अगर ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी है, सेल है, तो इसको एमीटर को इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तभी ये सर्किट का करेक्ट करंट हमें बता पाएगा। अगर इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर दें, पैरेलल सीरीज क्या, तो ये भी हम आगे समझेंगे। तो इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये करंट की सही वैल्यू नहीं देगा, ये कम वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि एमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, और करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, जो कि करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है। इसके बाद बात आती है सर्किट डायग्राम के कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सर्किट यानी कि एक सिंपल सर्किट में जो कंपोनेंट होते हैं उसमें सबसे मेन होती है सेल या फिर बैटरी, जो कि पावर सोर्स का काम करती है। उसके बाद एक लोड होता है, तो लोड को यहाँ पे जनरली एक बल्ब से दिखाया जाता है। फिर एक एमीटर होता है जो कि सीरीज में कनेक्टेड होता है, और फिर एक प्लग या फिर स्विच की होती है। ठीक है, यहाँ पे प्लग या स्विच की होती है, जो कि स्विच की को इस तरीके से दिखाते हैं, और यहाँ पे अगर ये या तो इस तरीके से दिखाएंगे, ये स्विच हो गया, और प्लग की जो आपने पहले देखा वो था। ठीक है, ये अभी ओपन है तो इसको यहाँ से कनेक्ट करना होता है इस तरीके से, तो ये अब क्लोज्ड है, तो यहाँ पे ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। तो ये एक सिंपल सर्किट डायग्राम यहाँ पे हो गया। अब इसमें डिटेल में क्या होता है ये हम आगे समझेंगे, ये टॉपिक फिर से आएगा जहाँ पे डायग्राम के जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। अब हमने यहाँ पे करंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया कि करंट बेसिकली क्या है, कि चार्ज पर यूनिट टाइम। अब इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि करंट जो है एक बल्ब में 0.5 एम्पियर का करंट है, वो 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, गिवन दैट जो आई है यानी कि करंट है वो 0.5 एम्पियर है, और यहाँ पे जो टाइम है कितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, 10 मिनट के लिए। और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड्स होती है, तो इसको 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 600 सेकंड्स हो जाएगा, 10 × 60। ठीक है, हमें बताना क्या है कि जो टोटल चार्ज है सर्किट में वो कितना है। ठीक है, यानी कि Q की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो अभी अभी हमने देखा कि I = Q/T होता है, तो यहाँ से Q = IT हो जाएगा, और I की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है और T यहाँ पे 600 है सेकंड्स में। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 300 कूलम। ठीक है, 300 कूलम का जो चार्ज है वो किसी बल्ब में फ्लो करेगा 10 मिनट के लिए, अगर बल्ब जो है 0.5 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो इस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, तो इसमें हमने पढ़ा करंट के बारे में। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब टोटल चार्ज अपॉन द टाइम, एंड इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्लोज होना चाहिए अगर उसमें करंट को फ्लो करवाना है। एमीटर जो है वो यूज किया जाता है मेजर करने के लिए, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, करंट की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ कन्वेंशनली होती है। ठीक है, ये चीज हुई। अब इसमें नेक्स्ट सेक्शन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे जाने से पहले सबसे पहले हम इसको वाटर फ्लो एनालॉजी से कंपेयर करते हैं। यानी कि हमने देखा होगा जो हमारे घर होते हैं उनमें हमेशा ओवरहेड टैंक होते हैं, घरों में ओवरहेड टैंक होते हैं जो कि छत पे रखे होते हैं। तो ये छत पे रखे होने का इनका रीजन क्या होता है, इनका रीजन ये होता है कि ज्यादा हाइट पे जब ये रखे रहते हैं तो इनका जो प्रेशर है, प्रेशर हेड जो है वो हाइट पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा हाइट उतना ही ज्यादा प्रेशर। तो बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स या पंप के ये घर के हर एक पार्ट में वाटर की सप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि घर के जितने भी बाकी कनेक्शंस हैं पानी के, जहां पे पानी जाना है वो हमेशा इस टैंक से नीचे ही होते हैं। तो बिना किसी मोटर या पंप की हेल्प के ये पानी वहां तक पहुंच जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, और यहाँ पे लो प्रेशर होता है जहां पे पानी को पहुंचाना है। ठीक है, तो हमेशा जो वाटर है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगा। वैसे ही अगर हम बात करें किसी गर्म चीज की और उसको किसी ठंडी चीज के साथ कांटेक्ट में रखा जाए तो हीट हमेशा गर्म, हाई हीट से लो हीट की तरफ ट्रेवल करती है, फ्लो करती है। तो सेम तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, है ना, यानी कि चार्ज की बात करें, तो चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल, तो प्रेशर को पोटेंशियल से कंपेयर कर सकते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हमेशा चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। अगर ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल कहीं पे बराबर हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे अगर वो दोनों बराबर हो जाते हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। जैसे कि प्रेशर डिफरेंस जीरो होने पे पानी का फ्लो रुक जाता है, वैसे ही यहाँ पे चार्ज का फ्लो भी रुक जाएगा, और चार्ज का फ्लो रुकेगा तो यहाँ पे करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। अभी जो पोटेंशियल है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो किसी एक पॉइंट पे, है ना, किसी एक पॉइंट पे
इन्फिनिटी डिस्टेंस से एक पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है, इलेक्ट्रिक वर्क, उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और ये यहाँ पे इन्फिनिटी डिस्टेंस पे है। इसको यहां से यहां तक लाने के लिए जितना वर्क डन होगा, है ना, नेट वर्क डन जितना होगा यहाँ पे, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का मिलता है। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मेन चीज डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, एक कंडक्टर के दो फिक्स्ड पॉइंट है जहां पे करंट को फ्लो होना है, चार्ज को फ्लो होना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा। इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, यानी कि इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा मेंटेन रहेगा नॉन जीरो, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। तो इधर से इधर की तरफ ये करंट फ्लो करेगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या है कि इस चार्ज को, सपोज एक चार्ज क्यू है यहाँ पे, इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना काम हो रहा है ना, इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। तो ये चार्ज अपने आप क्यों ट्रेवल नहीं करता, तो यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से इसमें समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब नेगेटिव पॉजिटिव अपने एक दूसरे के पास है तो ठीक है, नेचुरली ऐसा है। लेकिन इसको अगर इधर से इधर पॉजिटिव की तरफ हमें पहुंचाना है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा यहाँ पे। तो इसको इधर ले जाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क जो है करवाना पड़ेगा। तो क्यू को इधर से यहाँ तक ले जाने के लिए जो वर्क डन होता है उसी को बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान रखना हमेशा ये पोटेंशियल डिफरेंस टर्म ही यूज होती है वोल्टेज के लिए, ना कि सिर्फ पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V से डिनोट करते हैं इसको, तो ये हो जाता है W अपॉन Q। ये होता है W अपॉन Q, जहां पे W वर्क डन है और Q यहाँ पे नेट चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V को V से ही डिनोट करते हैं, यानी कि वोल्ट्स में इसको डिनोट करते हैं, वर्क डन को जूल में दिखाते हैं और चार्ज को कूलम में, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर एक वोल्ट की हम डेफिनेशन बोले तो एक वोल्ट की डेफिनेशन क्या होगी। सपोज ये एक तार है, एक कंडक्टर है, यहां पे एक कूलम का चार्ज है, यहां पे एक कूलम का चार्ज है। इस एक कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो 1 कूलम चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल का काम करना पड़ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट, है ना। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, यानी कि पर कूलम पे 1 जूल का काम। तो ये 1 वोल्ट जो इसकी डेफिनेशन हो गई, इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई कि 1 वोल्ट बोलते हैं। अब इसमें एक चीज होता है, अगर किसी दो पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी कि वोल्टेज अगर जीरो है, तो वहां पे कितना भी हाई कैपेसिटी की बैटरी हो, करंट हमेशा जीरो होगा, करंट हमेशा जीरो होगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि वोल्टेज के बिना करंट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बैटरी में कितना भी ज्यादा चार्ज हो, वो कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा पाए, लेकिन अगर वो जीरो है, अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट पे जीरो है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है जितनी चाहिए, तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। और वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच में जितना ज्यादा होगा उतना ही स्पीड से ये करंट यहाँ पे भागेगा, ठीक है। यानी कि करंट यहाँ पे किसकी बात सुन रहा है, तो यहाँ पे वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात सुन रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ने बोला कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों पॉइंट के बीच में, तो करंट वहां पे काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट्स के बीच में, इसको क्रिएट कैसे किया जाता है, तो इसको क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है सेल और बैटरी की, ठीक है। तो सेल और बैटरी की जरूरत पड़ती है, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी वहां पे करंट सर्किट में फ्लो होता है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे किया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को जो मेजर करने के लिए डिवाइस यूज होती है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो घरों में वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें एक वोल्ट मीटर होता है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और एक एमीटर होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो दोनों ये वोल्टेज स्टेबलाइजर में होते हैं, आपने नोटिस नहीं किया तो आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वोल्ट मीटर में जो रीडिंग्स हैं वो यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। हालांकि ये रीडिंग यहाँ पे सही नहीं है, ये 220 200 से लेकर 500 के बीच में, 250 400 के बीच में होती है, यहाँ पे 0 5 10 15 दिया है। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर कैसे होता है, सपोज एक सर्किट है, उस सर्किट में कोई रेजिस्टेंस से लोड जुड़ा हुआ है। अब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज यहाँ पे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसमें जोड़ दूंगा, तो मुझे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है वो यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि हमेशा पैरेलल में ही जुड़ा होता है, इसको सीरीज में नहीं जोड़। तो वहां पे हमें पता चलेगा सीरीज और पैरेलल जब पढ़ेंगे कि वोल्टेज को यहाँ पे पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है और एम्प मीटर को सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल पे, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ये क्या है कि एक 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 कूलम का चार्ज है, यानी कि Q की वैल्यू 2 कूलम है, और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट, ठीक है। तो वोल्टेज 12 वोल्ट है, 2 कूलम का चार्ज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें वर्क डन निकालना है ना। तो इसको 2 कूलम के चार्ज को
2 कूलम के चार्ज को यहां से यहां तक, जिनके बीच में 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज जो है वो क्या होती है, वो होती है W अपॉन Q। तो यहां से जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा Q इंटू वी। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू वी, और Q यहाँ पे कितना है 2 और V कितना है 12, तो यहाँ पे 24 जूल का जो वर्क डन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए। तो सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी की वजह से जो है इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो पॉसिबल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक करंट भी जीरो होगा, वहां पे फ्लो नहीं होगा। फिर वोल्ट मीटर, जो कि इसको यूज कर, वोल्ट मीटर जो है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए होता है और हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। बैटरी और सेल जो है वो एक तरह से सोर्स होता है पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने का। किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराना है तो बैटरी और सेल की जरूरत पड़ती है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े यहाँ पे इस सेक्शन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, जिसमें है सर्किट डायग्राम और ओम्स लॉ। तो पहले हम सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से कॉमन सर्किट सिंबल्स होते हैं, और फिर ओम्स लॉ डिस्कस करेंगे, है ना। तो सर्किट डायग्राम होता क्या है, तो सर्किट डायग्राम किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का एक सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम सिंबल्स की हेल्प से कंपोनेंट को शो करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है, तो ये बेसिकली हमें हेल्प करता है समझने में जो भी अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि रजिस्टर्स हैं, कितने रजिस्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं, सेल्स कितने हैं, स्विच कहाँ पे हैं, तो ये सारी चीजें हमें सर्किट डायग्राम से समझने में हेल्प मिलती है। तो पहला जो सिंबल है वो इलेक्ट्रिक सेल का है, कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे ये जो बड़ा डंडा है इसको प्लस पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और ये नेगेटिव। अब कुछ सेल्स को अगर हम सीरीज में इस तरीके से जोड़ दें, जैसा कि यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स या फिर बैटरी बोल देते हैं इसको। ठीक है, फिर प्लग की और स्विच। तो प्लग की और स्विच ओपन कंडीशन में ऐसे होते हैं, यानी कि यहाँ पे ये की इंसर्टेड नहीं होती, और क्लोज कंडीशन में ये ऐसे होते हैं। ठीक है, यानी कि ओपन कंडीशन मतलब कि नो करंट, और क्लोज सर्किट मतलब करंट वहां पे फ्लो करेगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड है। वायर का जॉइंट जो है उसको कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है कि ये एक वायर जा रहा है, यहाँ पे कट लगा के इसको ज्वाइन कर दिए। ठीक है, अगर वायर एक दूसरे के पास से क्रॉस कर रहे हैं बिना ज्वाइनिंग के तो उसको इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, एक तार ऐसे जा रहा है और दूसरा जो है इसके ऊपर से होके ऐसे जाएगा। इलेक्ट्रिक बल्ब का जो साइन है वो ऐसा होता है। ये रजिस्टर का साइन है यहाँ पे, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस R है। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट क्या होता है, तो ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड। यहाँ पे रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। हाई रेजिस्टेंस चाहिए तो इस पॉइंट को हम इधर कर देंगे, और लो चाहिए तो इधर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं रियोस्टेट। एमीटर और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दोनों सेम होते हैं, लेकिन एक में A लिखा होता है और एक में V लिखा होता है। ये सीरीज में कनेक्ट होता है एमीटर, और ये पैरेलल में। ठीक है, इतना डिफरेंस है इसमें। अब बात करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लॉ है। ये ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में स्टडी की थी, तो उन्हीं के नाम पे ये लॉ है, ओम्स लॉ। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर किसी तार में या कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस तार के दोनों पॉइंट्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। ठीक है, यानी कि एक तार है, एक वायर है यहाँ पे, इसका एक एंड इधर है, एक एंड इधर है, तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे V के, है ना, कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है उसके बीच कितना डिफरेंस है वोल्ट में, तो उसके प्रोपोर्शनल होता है करंट। ठीक है, तो V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ज्यादा करंट भी होगा। अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, जैसा कि हम सब घरों में देखते भी हैं कि कम वोल्टेज पे कम हमें जो है पावर मिलती है, तो वही कारण है यहाँ पे। और इसको अगर इक्वेशन फॉर्म में लिखें तो ये होता है V इक्वल्स टू आई आर, जहां पे V अपॉन I जो है वो एक कांस्टेंट होता है और उस कांस्टेंट को R नाम दिया है। ये R जो है इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें पहले से पता है कि वोल्ट में होता है, करंट एम्पियर में होता है, और जो ये R है इसको ओम्स के नाम पे यहाँ पे ओम से ही डिनोट करते हैं, लिखते हैं ऐसे, और सिंबल इसका ये होता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में है क्या। तो रेजिस्टेंस जो है वो किसी वायर की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने का काम करती है। सपोज ये एक वायर है, अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये करंट ज्यादा होगा कम होगा कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। सपोज यहाँ पे वोल्टेज फिक्स्ड है और उस हिसाब से करंट भी फिक्स्ड हो जाएगा, लेकिन ये जो V अपॉन I का जो रेशियो है वो ज्यादा होगा या कम होगा वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो कंडक्टर है वो कैसा है। कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, कंडक्टर की डायमीटर पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ कंडक्टर के मटेरियल पे भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, स्पेशली जो रेजिस्टिविटी होती है जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे एक ओम की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी यहाँ पे, कि अगर 1 एम्पियर का करंट किसी तार में फ्लो कर रहा है 1 वोल्टेज लगाने के बाद, तो उसको
1 ओम बोलते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट जो ऐसा यूनिट ओम होती है। इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, क्योंकि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी पावर इन्वॉल्व नहीं है, तो ये लीनियर रिलेशनशिप है। अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और x एक्सिस को हम करंट से डिनोट करते हैं और y एक्सिस को वोल्टेज से, तो V और I का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट स्लोप होगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे। तो चाहे आप V की वैल्यू यहां पे लो, I की इस तरीके से, चाहे आप यहां पे लो, चाहे आप यहां पे लो, ये हमेशा जब इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये एक सीधी लाइन आएगी जैसे कि यहां पे, और इस स्लोप को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट जब तक कांस्टेंट होता है, तो ऐसे कंडक्टर जिनमें ये कांस्टेंट होता है यानी कि सीधी लाइन होती है, उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, या फिर ऐसे रजिस्टर्स या कंडक्टर्स जो कि ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो फॉलो नहीं करते उनमें ग्राफ कैसा बनेगा, ये उनमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बन सकता है, कुछ में ये ऐसे जाके ऐसे हो जाएगा लास्ट में, या फिर कुछ में इसका उल्टा ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे जाके ऐसे। ठीक है, तो ये R है, ये भी R है, लेकिन क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है तो ये इनकी लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये ओम्स लॉ का जो V और I का रिलेशन है उसको भी फॉलो नहीं कर रहा। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, तो ऐसी डिवाइसेस जिनमें इस तरीके से V और I का ग्राफ बनता है, वोल्टेज वर्सेस करंट का जो ग्राफ बनता है, उनको बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, जैसे कि डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, बल्ब के फिलामेंट हो गए, इन सभी में नॉन ओमिक कंडक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर किसी तार में 10 ओम का रेजिस्टेंस है और 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है इससे, तो करंट बताइए। तो सीधी सी बात है, V इक्वल्स टू IR होता है, V इक्वल्स टू IR होता है। अब I पूछा है तो ये V अपॉन R हो जाएगा जैसा कि यहाँ पे है, और V की वैल्यू 5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो जब इसको करेंगे तो ये 0.5 एम्पियर हमें आ जाएगा। तो इस कंडक्टर में 0.5 एम्पियर का करंट जो है वो फ्लो करेगा जब तक इसमें 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट सेक्शन 11.4, इसमें डिस्कस किया गया है कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस होता क्या है, अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के अगेंस्ट जो अपोजिशन होता है, यानी कि उसको रोकने का जो काम करता है, उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें होगी जो इसको अफेक्ट करती है। सपोज यहाँ पे एक तार है इस तरीके से, उसकी लेंथ L है। ठीक है, उसकी लेंथ L है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो इस लेंथ पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर मैं इस लेंथ को घटा रहा हूं तो ये रेजिस्टेंस भी घटेगा, अगर इसको मैं बढ़ा रहा हूं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा लंबा तार उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये चीज क्लियर है, यानी कि ज्यादा लंबा तार मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं। अब इसमें ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन, ये वाला, ठीक है, इसको A बोलते हैं। ये कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ये ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यानी कि जितना ज्यादा मोटा तार उतना ही कम रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर ये और डिपेंड किस पे करता है, तो ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो रेजिस्टेंस होता है, जबकि नाइक्रोम जो है, जो कि हीटर्स में यूज होता है, उसका हाई रेजिस्टेंस होता है। टेम्परेचर की बात करें तो 10th क्लास के सिलेबस में ही है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जबकि सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को अगर हम कंबाइन करें, R इज प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, तो ये हमें देता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जहां से ये इक्वेशन निकल के आती है। तो इसमें ये जो कांस्टेंट है रो, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी क्या है, तो ये रेजिस्टिविटी होती है मटेरियल की, ये मटेरियल पे डिपेंड करती है, यानी कि अलग अलग मटेरियल के लिए एक कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें ये लो होती है, और जो इंसुलेटर्स होते हैं इनमें ये हाई होती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर मैं इस फॉर्मूले को रेजिस्टिविटी के लिए लिखूं तो कुछ इस तरीके से होगा, ये रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करूं तो आर की यूनिट ओम होती है, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है, और लेंथ जो है वो मीटर में होती है। तो इससे इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो ओम मीटर हो गई। तो रेजिस्टिविटी क्या है, बेसिकली ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे चार्ज मटेरियल की प्रॉपर्टी होता है वैसे रेजिस्टिविटी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ये लेंथ या फिर थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो ये थिकनेस और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती, ये कांस्टेंट होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे नजर देख, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो आपने यहाँ पे कुछ मटेरियल्स दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में पूरी लिस्ट दी हुई है ये। तो यहाँ पे देखोगे कि कॉपर एल्यूमिनियम जो है वो एक प्योर मेटल्स होते हैं, निकिल क्रोमियम जो नाइक्रोम है ये एक अलॉय होता है, और ग्लास एंड रबर जो है वो नॉन कंडक्टर्स यानी कि इंसुलेटर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकी इस पे ध्यान दें, 10⁻⁻8 है, 10⁻⁻6 है, 8 है यहाँ पे भी, -6, फिर 10⁻⁴ सीधा। ठीक है, और ये उससे भी ज्यादा, यानी कि जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी है यहाँ पे। तो नॉन कंडक्टर्स यानी कि इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो
हाईएस्ट होती है, और लोवेस्ट जो होती है वो मेटल्स की होती है, क्योंकि सारे मेटल्स में कंडक्टर्स होते हैं, तो उनकी पावर से ही आपको पता चल जाएगा कि रेजिस्टिविटी कितनी लो है इन कंपैरिजन ऑफ ग्लास एंड रबर। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि मेटल्स में रेजिस्टिविटी लो होती है तो ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, और इंसुलेटर्स में रेजिस्टिविटी हाई होती है इसलिए ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बात करें इस सेक्शन में हमने क्या सीखा, तो इसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात की कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के साथ और टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है, जबकि जबकि थिकनेस के साथ वो घटता है। थिकनेस के साथ घटता मतलब कि मोटे तार में वो कम होगा और पतले तार में ज्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी क्या है, हमने सीखा यहाँ पे कि ये कांस्टेंट है, और ये हर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, चाहे उसकी डायमेंशन जो है उससे बने तार की डायमेंशन कुछ भी हो, लेकिन रेजिस्टिविटी जो है डिपेंड करेगी मटेरियल पे, ना कि उसकी डायमेंशंस पे। ठीक है, और इससे हमें हेल्प मिलती है कि अलग अलग मटेरियल को कंपेयर करें ताकि हमें उसकी रेजिस्टिविटी का पता चल सके और उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन बेस्ड पे उसको यूज किया जा सके। जहाँ पे हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल चाहिए वहाँ पे उनको यूज कर सकते हैं, जहाँ पे लो रेजिस्टिविटी यानी कि हाई कंडक्टिविटी मटेरियल चाहिए तो वहाँ पे उनको यूज किया जा सकता है। फिर हमने यहाँ पे देखा कि गुड कंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी लो होती है और इंसुलेटर्स में हाई होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। तो इसी के साथ हमने यहाँ पे टोटल 4 सेक्शन कवर किए हैं चैप्टर के। लास्ट सेक्शन था फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टर्स ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें हम बात करेंगे पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज का क्या होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट और वोल्टेज का क्या होता है। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकना चाहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप पहले से चैनल पर बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बाकी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।